The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है भक्षक मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चाइल्ड वेलफेयर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। उस आदमी ने लड़की की हालत बद से बदतर कर दी थी। यहीं पर सोनू नाम का एक आदमी था, उसी ने उस लड़की को यहाँ पर लाया था। अब क्योंकि वो लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो लोग उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग शमशान घाट पर जाते हैं और बॉडी जलाने वाले आदमी से कहते हैं कि वो बंसी साहू के आदमी, अगर ये बात किसी को भी मालूम चली तो सोच लेना। जिसके बाद वो आदमी चुपचाप वहाँ पर बॉडी को जला देता है। अब अगले सीन में हम रात के समय वैशाली को देख पाते हैं जो कि एक पत्रकार है। उसके पास गुप्ता जी का कॉल आता है और गुप्ता जी आधी रात को वैशाली को ब्रिज के नीचे बुलाते हैं। दरअसल गुप्ता जो है वो वैशाली को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। गुप्ता यहाँ पर वैशाली को मुनव्वरपुर की एक फाइल देते हैं और कहते हैं मुनव्वरपुर के बालिका सेवा गृह में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और उन्हें मारा भी जा रहा है। ये फाइल 3 महीने पहले की बनी हुई है, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब वैशाली इस फाइल को पढ़ती है तब उसे समझ में आ जाता है कि आखिर बात क्या है। मुनव्वरपुर की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और ये बात किसी को भी नहीं मालूम। वैशाली अपने कोशिश न्यूज चैनल के जरिए सभी को इस बारे में बताती है, कैमरामैन भास्कर के साथ। अब आगे वैशाली के घर पर उसके पति को दिखाया जाता है। उन दोनों की शादी कुछ 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ और घर वाले चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे और बच्चा करके अपनी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन वैशाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब वैशाली भास्कर के साथ मिलकर मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर जाती है, जहाँ पर कि वो जाते ही कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोनू आता है और वैशाली से कहता है कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है और यहाँ पर ये सब करना बिल्कुल गलत है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैशाली भास्कर मिलकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो मुनव्वरपुर की लड़कियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो आदमी भी उन लोगों से मिला हुआ था, इसलिए वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता और कहता है कि आप सबसे दूर रहो। अब वैशाली का पति जो कि डाक सेवाओं में काम करता है, उसके पास बंटी साहू का कॉल आता है और वो कहता है अपनी पत्नी को संभाल ले कि वो इन सबसे दूर रहे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जैसे ही वैशाली अपने घर पहुंचती है तो वैशाली का हस्बैंड उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है आज के आज ही उस रिपोर्ट के ऊपर कोई काम करना बंद कर दे, लेकिन वैशाली उसकी एक भी नहीं सुनती। अब अगले दिन वैशाली के ऑफिस में फिर से गुप्ता आता है और गुप्ता वहाँ पर वैशाली को बताता है कि बंसी साहू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है और उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है, यहाँ तक कि सीएम साहू भी बंसी की पहुंच में है। अब वैशाली भास्कर मिलकर कुछ आजू बाजू की चाइल्ड वेलफेयर जाते हैं, जहाँ पर वो मुनव्वरपुर की कुछ लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चलता। जिसके बाद वो डायरेक्ट जाते हैं बंसी साहू से मिलने के लिए। अब बंसी साहू से जब वो लोग मुलाकात करते हैं तो उन्हें ये बात मालूम चल जाती है कि बंसी साहू जो है वो सीधा इंसान नहीं है, वो बहुत ही टेढ़ा आदमी है और वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है। जाने अनजाने में वो उन्हें धमकी भी दे रहा था। अब रात को वैशाली जब अपने घर लेट पहुंचती है तो उसका पति उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि उसे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है क्योंकि वैशाली इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद वो फिर से कुछ और चाइल्ड वेलफेयर जाते हैं, जहाँ पर कि वो फिर से मुनव्वरपुर की कुछ लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन मुनव्वरपुर की चाइल्ड वेलफेयर में एक काम करने वाली लड़की के बारे में उन्हें मालूम चलता है, जिसका नाम सुधा है, जो कि वहाँ पर खाना बनाया करती थी। लेकिन जब वैशाली उससे कुछ सवाल पूछती है तो वो जवाब में कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ही डरी हुई थी, इसीलिए वो वैशाली को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि उस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर में काम करने के लिए चली गई, जहाँ पर मुझे खाना बनाने का काम करना था। वहाँ पर उसकी मुलाकात बेबी रानी से होती है, जो कि यहाँ की सारी लड़कियों को संभालती है। जैसे ही वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर सारी लड़कियाँ रुकी हुई हैं, वो देखकर हैरान थी कि एक छोटे से कमरे में इतनी सारी लड़कियां हैं और उनके चेहरे जो थे वो पूरी तरह मायूस थे। अब वो अपने काम में लग जाती है, खाना बनाने का सब काम करती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लड़की आती है और वो सुधा से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। थोड़ी देर में यहाँ पर बेबी रानी आ जाती है और उस लड़की को बुरी तरह मारकर यहाँ से भगा देती है और बेबी रानी सुधा से कहती है कि तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। रात को सुधा की अचानक नींद खुलती है और कुछ आवाज बाहर से आ रही थी, इसीलिए जब वो बाहर जाकर चेक करती है तब वो देखती है कि कुछ आदमी जो है वो लड़कियों अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। तो सुधा उनका पीछा करते हुए बाहर तक जाती है और देखती है वो लोग एक कार में
कुछ लड़कियों की लाश को रख रहे हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। जिसके बाद जब वो उन दो लड़कियों के कमरे में झांकती है तो वहाँ पर बेबी रानी जो है वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रही थी। और फिर छत पर आवाज आती है और वो जब जाकर चेक करती है तो वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तभी एक लड़की उसे एक कमरे में खींचती है और वो वही लड़की थी जो सुधा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, ये कोई मजाक नहीं था, या तो तुम यहाँ से जाओगी या फिर तुम्हारी लाश, इसीलिए सही वक्त रहते हुए यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन उसकी मुलाकात होती है बंसी साहू से। ये पूरी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को बंसी साहू ही चलाता है और सुधा को यहाँ पर रहते हुए अब समझ आ गया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खराब। रात को एक पार्टी के दौरान यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कुछ लोग सुधा के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर सुधा को बहुत बुरा लगता है और अब वो समझ चुकी थी कि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना, इसीलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ पर से मौका देखकर भाग निकलती है। अगर वो वहाँ से नहीं निकलती तो शायद आज वो यहाँ पर नहीं होती। तो सुधा ने ये सारी बातें वैशाली को बता दी। वैशाली जब ये स्टोरी सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुनव्वरपुर की उन सारी लड़कियों को कैसे छुड़ाए। अब अगले दिन वैशाली के घर पर उसके ननद और नंदोई घर पर आए हुए थे और वो लोग वैशाली से कहते हैं कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए और बच्चे करके उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन बदले में वैशाली उन्हें ही सुना देती है और कहती है कि तुम एक वकील हो और कब तक सर्टिफिकेट बनाने का काम करते रहोगे, तुम मेरे लिए एक PIL फाइल करो। वैशाली उन्हें बहुत कुछ सुना देती है और कहती है तुम एक छोटा काम करते हो और वो एक बहुत बड़ा काम करती है। अब अगले दिन सोनू जो है वो बंसी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि किसी ने हमारे खिलाफ PIL कर दी है। ये सुनकर बंसी को बड़ा झटका लगता है। वो तुरंत ही अपने मंत्री के पास पहुंचता है और कहता है किसी ने हमारे खिलाफ PIL फाइल कर दी है और अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं बल्कि सभी लोग फंसेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि इस केस को यहीं पर रफा दफा करवा दो और जो भी लोग उसके पीछे हैं उसे यहाँ से हटा दो। अब PIL किसने किया है ये तो मालूम नहीं है, इसीलिए बंसी सोनू से कहता है कि वो इसके बारे में पता करे और सोनू ने इसके बारे में पता कर लिया था। वो बंसी को बताता है कि उसे एक आदमी के ऊपर शक है। वो आदमी है वैशाली का नंदोई, क्योंकि वही एक वकील है और वही ये सब कुछ कर सकता है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम वैशाली की ननद को देख पाते हैं और यहाँ पर मालूम चलता है कि वैशाली के नंदोई को सोनू ने बहुत बुरी तरह मारा है, जिस वजह से वैशाली जो है वो पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज कराने लगती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो वैशाली की FIR नहीं दर्ज करते और कहते हैं कि वो FIR तो दर्ज कर लेंगे लेकिन वो नाम नहीं डालेंगे, क्योंकि पुलिस वालों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि वैशाली किसके खिलाफ FIR दर्ज कराने को बोल रही है। जिसके बाद वैशाली हॉस्पिटल में अपने नंदोई से मिलती है, जहाँ पर उसके नंदोई जो है वो वैशाली को पूरी तरह से सुना देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने PIL फाइल की भी नहीं थी, जिसके बाद भी उन्होंने मुझे मारा। तब वो वैशाली को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना देते हैं, जिस वजह से वैशाली को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर उसका पति इंतजार कर रहा था और वो यहाँ पर वैशाली को फुल सपोर्ट कर देता है, जो देखकर वैशाली को बहुत अच्छा लगा था। जिसके बाद यहीं पर अपनी पति से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है और उसमें सब कुछ बताती है कि सोनू ने क्या किया और पुलिस वालों ने FIR तक दर्ज नहीं की। जिसके बाद अब वो लोग शहर की नए DSP जसमीत कौर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। वो वैशाली को पहले से ही जानती है क्योंकि उन्होंने उसकी वीडियो पहले से ही देख रखी है। तो वो फाइल जो है वो वैशाली उन्हें देती है। फाइल पढ़ने के बाद जसमीत उनसे कहती है कि ये सब कुछ सही है, लेकिन क्या सबूत है कि ये फाइल सही है? हम एक शक में मुद्दे पर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी सबूत चाहिए। लेकिन सोनू ने तुम्हारे नंदोई पर हाथ उठाया है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ पुलिस वाले उसी वेलफेयर सोसाइटी में जाते हैं और जहाँ पर कि सोनू को अरेस्ट करने वाले थे वहाँ पर बंसी साहू उन कांस्टेबल को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं जसमीत अपने कमिश्नर से मिलती है और उन्हें फाइल दिखाती है, लेकिन कमिश्नर उसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक शक के तौर पर फाइल है और ये कोई ऑफिशियल फाइल नहीं है, जिस वजह से जसमीत कुछ भी नहीं कर पाती। और जसमीत अपने घर पर रात को वैशाली को बुलाती है। वैशाली से कहती है कि 3 महीने पहले ये बनी फाइल थी, तब से किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया है, तो तुम समझ सकती हो कि बंसी साहू कितना पावरफुल आदमी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उसकी साइड हो गई हूँ, लेकिन हमें बहुत सारे सबूत की जरूरत है। अब अगले दिन गुप्ता जी फिर से वैशाली के पास आते हैं और वो बताते हैं कि PIL उन्होंने ही फाइल की। साथ ही वो उन्हें कुछ और खबर भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हाल
हाल ही में कुछ मर्डर हुए हैं जिनकी कार्रवाई जो है वो पुलिस नहीं कर रही है। जिसके बाद वो फिर से एक अपना वीडियो बनाती है और इस बार वैशाली ने वीडियो में बंसी साहू के बारे में खुलकर कहा है और सारी पोल खोल दी है। इसमें वो बताती है कि बंसी साहू क्या क्या कारनामे करता है और पुलिस उसका किस तरीके से साथ देती है। अब ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, इसीलिए सीएम साहब का कॉल जो है वो मंत्री जी के पास आता है, जहाँ पर सीएम साहब जो है वो मंत्री जी से एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि सीएम ने कहा था इसीलिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। ये बात अब जसमीत वैशाली को बताती है, लेकिन वैशाली को ये भी बताती है कि ये जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाएगी, मतलब कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए हमें कुछ बड़ा सबूत की जरूरत। वो सबूत वैशाली को बहुत अच्छे से मालूम है कि कहाँ से आएगा, इसीलिए वो पटना के चाइल्ड वेलफेयर में जाती है, जहाँ पर वो सुधा से मिलती है और कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियों की मदद हो पाएगी जो कि मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर में फंसी हुई है। तब यहाँ पर सुधा उनकी बात मान जाती है। तब सुधा का एक वीडियो बनता है जिस वीडियो में सुधा ने सब कुछ बता दिया था मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या होता है। जिसके बाद अगले ही दिन जसमीत कौर मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो देखती है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म होते हैं। उन सारी लड़कियों की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। सबसे पहले जसमीत कौर बेबी रानी को अरेस्ट करती है और उन सभी लड़कियों का अच्छे से ख्याल रख कर बाहर निकालती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बंसी साहू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो यहाँ पर वैशाली को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एक छोटी सी रिपोर्टर उसे इस तरह अरेस्ट करवा देगी। बाद में यहाँ पर वैशाली अपनी स्पीच के द्वारा सभी को बताती है कि मैटर जब तक पर्सनल ना हो जाए तब तक कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैटर पर्सनल हो या ना हो, लेकिन आप लोग आगे आओ क्योंकि इत्तेफाक की बात है और वो इत्तेफाक आपके साथ भी कभी भी हो सकता है और अगर कल कोई आगे नहीं आया तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। इसीलिए किसी और के मैटर में पर्सनल हो जाए और आगे बढ़े, उन लोगों की मदद करें, तभी हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। तो हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। कमेंट करके बताइएगा जरूर कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।